तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो आपका हिंदी सब्जेक्ट है, इसका एक इम्पॉर्टेंट सैम्पल क्वेश्चन पेपर इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा जो आपका कल पेपर होने वाला है ना, यानी कि 19 फरवरी। जी हाँ बच्चों, 19 फरवरी 2024 को जो आपका हिंदी का बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसके अंदर ये सैम्पल पेपर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा। ये हमारा हिंदी का 13वां सैंपल पेपर का वीडियो है। जी हाँ बच्चों, 13वां सैंपल पेपर का वीडियो है और उसका भी ये पार्ट 2 वाला वीडियो है। इससे पहले इसी सैंपल पेपर का पार्ट 1 वाला जो वीडियो है ऑलरेडी बनाया जा चुका है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उस पर क्लिक करके उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। अगर आपने उस वीडियो को देख लिया है तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। बिल्कुल भी बिना स्किप किए आपको ये वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे इस सैंपल पेपर के अंदर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। आपके पिछले 10 साल का पेपर उठा करके देख लीजिए, बार बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा और अगर आप चाहते हैं कि इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहें तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करते हैं उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी कह सकते हैं वैसा आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी है एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके बच्चों। और आगे बढ़ते हैं वीडियो में, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आप सभी बच्चों के लिए, तो उसको ध्यान से सुनिए बच्चों। हम आप सभी बच्चों के लिए लेकर के आए हैं हिंदी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सैंपल पेपर्स, ठीक है। ये सैंपल पेपर्स आप ले सकते हैं स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके। वैसे तो इन सैंपल पेपर्स का जो प्राइस है पर सब्जेक्ट के हिसाब से 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो आपको 50% का भारी छूट यानी डिस्काउंट देखने को मिलेगा। केवल 99 रुपीज़ में आपको पर सब्जेक्ट के हिसाब से 20-20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कल अब आपका जो है हिंदी का एग्जाम होने वाला है तो आप हिंदी का सैंपल पेपर ले सकते हैं। 20 सैंपल पेपर केवल 99 रुपये में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टैक्ट करना है और उनको एक कूपन कोड बताना है VSP07, ठीक है। ये जैसे ही आप उनको बताएंगे तो इंस्टेंटली आपको 50% ऑफ मिल जाएगा और आपको 99 रुपीज़ में 20 सैंपल पेपर देखने को मिल जाएंगे। अगर आप कॉम्बो लेना चाहते हैं तीनों सब्जेक्ट का एक साथ तो 269 रुपीज़ में आप कॉम्बो ले सकते हैं, जिसमें तीनों सब्जेक्ट का एक साथ आपको सैंपल पेपर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो अभी सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग आ गए हैं खंड ब के अंदर, जिसको इंग्लिश में आप सेक्शन बी भी कहते हैं। इसके अंदर हमसे वर्णनात्मक प्रकार के जो प्रश्न होते हैं वे पूछे जाएंगे और उसका आंसर हमें देना है। बेसिकली यहाँ पर आपसे MCQ टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो नहीं पूछे जाएंगे, सीधा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा और उसका आंसर आपको लिखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या करके क्वेश्चंस को। यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको 120 शब्दों में रचनात्मक लेख लिखना है। तो 3 टॉपिक आपको यहाँ पर दे दिया है, इन तीनों में से किसी एक पर आपको रचनात्मक लेख लिखना है 120 शब्दों के अंदर, ठीक है। रचनात्मक लेख क्या होता है 85 बार मैंने आपको बता रखा है। निबंध की तरह ही इसको ही आप समझ सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर आपको अपना क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता ऐड करना होता है। जैसे आपका पहला वाला जो टॉपिक है कोरोना जागरूकता और सतर्कता ही बचाओ, इसके ऊपर मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है कि कैसे लिख सकते हैं, आप देखिए पहले, ठीक है। यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो अपना टॉपिक आपको लिखना होगा कोरोना जागरूकता और सतर्कता ही बचाओ, ये मैंने लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने कैसे लिखा है अंदर कि कोरोना वायरस का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुकाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्याएं हो सकती है बच्चों। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया, ये जो वायरस है बच्चों कोरोना वायरस, इसको पहले कभी नहीं देखा गया, ठीक है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर में चीन के वुहान शहर में शुरू हुआ, ठीक है। ये जो वायरस है वो शुरू कहाँ से हुआ, दिसंबर में आपका चीन का एक वुहान नाम का जगह है, वहाँ से ये वायरस शुरू हुआ था। और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक बुखार अगर आपको है, खांसी है, सांस लेने में तकलीफ है, तो ये किसके लक्षण है बच्चों, ये कोरोना वायरस के लक्षण है। अब इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए कई प्रकार की सावधानियां बरती जा सकती है। इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए हम कई तरह की सावधानियां बरत सकते हैं, जैसे मास्क पहनकर बाहर निकलना, ठीक है, 2 गज की दूरी बनाए रखना, साथ ही साथ इन सभी प्रक्रियाओं का पालन करके हम यहाँ पर कोरोना से जंग जीत सकते हैं। कोरोना वायरस से जागरूक करने के लिए हम कई प्रकार के स्लोगन भी यहाँ पर लिखे गए हैं, जिसका इस्तेमाल किया जाता था पहले के टाइम पे कि 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, टीकाकरण ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम कोरोना से
जीत सकते हैं। तो इस तरह के स्लोगन भी इस्तेमाल उस टाइम पे किए गए थे। तो इस प्रकार से मैंने आपको रचनात्मक लेख लिख करके दिखाया है, और आपके पास भी अगर कोई सा भी टॉपिक आ जाए तो उसके ऊपर जितना अच्छा से अच्छा आप लिख सकते हैं, लिख करके वहाँ पर बता दीजिएगा, आपको पूरे में से पूरे नंबर मिल जाएंगे अगर टीचर को बहुत अच्छा लगा आपका आंसर तो बच्चों। ठीक है, अब हम लोग आ गए हैं 8वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन दिया गया है, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करना है, और एक क्वेश्चन का जो आंसर आपको लिखना है वो कम से कम 60 शब्दों में लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि पत्रकारीय लेखन एवं सृजनात्मक लेखन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है, वर्णन कीजिए। ठीक है, जो आपका पत्रकारीय लेखन होता है और सृजनात्मक लेखन होता है, ये एक दूसरे से किस तरह से अलग होता है उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए पहले पत्रकारीय लेखन के बारे में बता रखा है कि इसका संबंध समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दों से होता है। जो आपका पत्रकारीय लेखन होता है ना, इसका जो संबंध होता है ये समसामयिक और वास्तविक घटनाओं और मुद्दे जो होते हैं इनसे होता है। यह अनिवार्य रूप से तत्कालिक और पाठकों की रुचियों और जरूरतों को ध्यान में रखकर किया जाता है। कौन? पत्रकारीय लेखन बच्चों। ठीक है, अब दूसरा होता है सृजनात्मक लेखन। इसमें क्या होता है भैया, इस लेखन में कल्पना को भी स्थान दिया जाता है। ये जो लेखन होता है बच्चों, इसके अंदर कल्पना को भी जो है वो स्थान दिया जाता है। इस लेखन में लेखक पर बंधन नहीं होता, उसे काफ़ी छूट होती है। ठीक है, जो सृजनात्मक लेखन होता है ना, उसके ऊपर लेखक पे कोई बंधन नहीं होता, उसको काफ़ी छूट मिलती है इस प्रकार का लेखन करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप पत्रकारीय लेखन में और सृजनात्मक लेखन में अंतर बता सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा बच्चों। आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि अखबार में समाचार किस शैली में लिखे जाते हैं। तो जो अखबार होते हैं बच्चों, उसके अंदर जो समाचार होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उल्टा पिरामिड शैली में लिखे जाते हैं। मैंने आपको उल्टा पिरामिड शैली के बारे में 85 बार बता रखा है। ठीक है, बाकी आप यहाँ लिखा हुआ भी देख सकते हैं कि अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं। इस समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचारों के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य या सूचना या जानकारी को सबसे पहले, ठीक है, पैराग्राफ में लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण सूचना या तथ्य की जानकारी दी जाती है। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक समाचार खत्म नहीं हो जाता। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कविता में बिंब की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। जो कविताएं होती हैं उसके अंदर बिंब की क्या भूमिका होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे कि कविता को इंद्रियों से पकड़ने में सहायक बनाता है ये। ठीक है, साथ ही साथ शब्दों के माध्यम से मन के भीतर चित्र निर्मित करना ये बिंब का काम होता है, और कविता को जीवंत बनाना ये भी बिंब का काम होता है। तो इस प्रकार से आप बिंब की भूमिका लिख सकते हैं कविता के अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 9वें क्वेश्चन के अंदर, जिसमें देखिए क्या बताया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 60 शब्दों में लिखिए। तो जो भी क्वेश्चंस यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे उसका जो आंसर आपको लिखना है वो कम से कम 60 शब्दों में लिखना है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि कविता हमें जीने की कला सिखाता है, स्पष्ट कीजिए। जो कविताएं होती हैं वो हमें किस तरह से जीने की कला सिखाते हैं उसके बारे में आपको बताना है। तो आंसर कुछ इस प्रकार से लिखेंगे कि कविता हमें अपनी ओर खींचती तो है ही, परंतु कभी कभी जटिल और अबुझ सी भी लगती है। कविताएं जो होती है वो हमें अपनी ओर खींचती हैं, इसके साथ साथ कभी कभी हमें वो जटिल और अबुझ सी लगने लग जाती है। ठीक है, जिसे समझ पाना भी कठिन हो जाता है। अतः उसे बार बार सुनने पर उसकी अनुगूंज जो होती है हमारे अंतर्मन को सुंदर बनाकर जीने की कला सिखाती है। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचाना रूप जो है समाचार लेखन है। समाचार को कैसे लिखा जाता है, तो मैंने कितनी बारी बता रखा है आपको। ठीक है, देखिए पत्रकारीय लेखन का सबसे जाना पहचान रूप है समाचार लेखन। आमतौर पर अखबारों में समाचार पूर्णकालिक और अंशकालिक पत्रकार लिखते हैं। ठीक है, पूर्णकालिक वो पत्रकार होते हैं जो किसी अखबार की कंपनी में निश्चित मानदेय पे काम करते हैं। मान लीजिए 10,000 रुपये महीना मिल रहा है, तो सुबह 10 बजे गए और शाम को 5 बजे आ गए। ऐसे जो पत्रकार होते हैं ये पूर्णकालिक होते हैं। अंशकालिक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करते हैं। इस तरह के पत्रकार जो होते हैं ये आमतौर पर अखबारों में समाचार जो है वो लिखते हैं। ठीक है, जिन्हें संवाददाता या रिपोर्टर भी कहते हैं।
ओके बच्चों, आगे देखिए बताया गया है अखबारों में प्रकाशित अधिकांश समाचार एक खास शैली में लिखे जाते हैं जिसे उल्टा पिरामिड शैली के नाम से जाना जाता है। यह समाचार लेखन की सबसे लोकप्रिय और उपयोगी और बुनियादी शैली है। ठीक है, समाचारों में किसी भी घटना, समस्या या विचार के सबसे महत्वपूर्ण तथ्य को सबसे पहले पैराग्राफ में लिया जाता है या लिखा जाता है। उसके बाद के पैराग्राफ में उससे कम महत्वपूर्ण, और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक समाचार आपका समाप्त नहीं हो जाता। तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 10वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि निम्न में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर भी 3 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 3 में से कोई 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, 12 मासा कविता के आधार पर होली के अवसर पर रानी नागमती की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। जो 12 मासा कविता है इसके आधार पर होली के अवसर पर, ठीक है, जो नागमती जो रहती है उनकी विरह वेदना किस तरह से होती है उसके बारे में आपको बताना है। तो इस तरह से आंसर लिखेंगे कि फाग के माह में केवल दंपत्ति द्वारा किए जाने वाला नृत्य खेल रहे हैं, परंतु नागमती को यह सब वस्तु कष्ट दे रही है क्योंकि उसका पति उसके साथ नहीं है। उसका पति उसके साथ नहीं है, किसका? नागमती का। अतः वह किसके साथ होली खेले? वह कहती है कि यदि उसके प्रिय को उसका विरह में इस प्रकार जलना अच्छा लगता है तो वह उसकी खुशी के लिए शिकायत नहीं करेगी। वो कहती है कि भैया अगर तुमको इन्हीं चीज़ों में अच्छा लगता है तो ठीक है भैया, मैं कोई शिकायत नहीं करूँगी, ऐसे ही विरह में मर जाएगी वो। ठीक है, बस उसकी यही एक अंतिम इच्छा है कि वह मरने से पहले एक पति के चरणों का स्पर्श करना चाहती है, यानी मरने से पहले एक बार अपने पति के चरणों का स्पर्श करना चाहती है। कौन? रानी नागमती। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखिए, खाली कटोरे में बसंत का उतरना से क्या आशय है? बनारस कविता के आधार पर लिखिए। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे कि बनारस में भिखारी के कटोरे में दान मिलने पर भिखारी खुश हो जाता है। जीवन संघर्ष में लगे हुए व्यक्तियों का मन भी आशा की नई चमक से प्रकाशित हो उठाए। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है कि रही चकी चित्र लिखी सी पंक्ति का मर्म अपने शब्दों में स्पष्ट कीजिए। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि जब माता कौशल्या को राम की याद आती है तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र के समान हो जाती है। ठीक है, तो इन पंक्तियों में यही बताया गया है कि जब माता कौशल्या जी जो होती है ना, उनको राम भगवान की जब याद आती है ना तो उनकी स्थिति एक जड़ चित्र के समान हो जाती है। ठीक है, जो हिलती डुलती नहीं है। वे राम की वस्तुओं को देखकर हैरान थी, किंतु जैसे ही कौशल्या का भ्रम टूटता है तो उसकी स्थिति जो होती है वो चित्र के समान हो जाती है। जैसे ही उन्हें राम के वन जाने की बात याद आती है वैसे ही एक चित्र की भांति वो खड़ी रहती है, एकदम शौक में नहीं खड़े रहते हैं, वैसे ही वो खड़ी रहती है। तो इस प्रकार से आंसर आप लिख सकते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 11वें क्वेश्चन के अंदर। इसमें देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो 2 काव्यांश यहाँ पर आपको दिया गया है, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। पहला वाला जो काव्यांश आप देख पा रहे हैं इसका सप्रसंग व्याख्या ऑलरेडी मैंने कर दिया है। ठीक है, इससे पहले वाला जो सैंपल पेपर का वीडियो मैंने बनाया था उसके अंदर मैंने ये करके आपको दिखा रखा है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो चैनल पर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा, उसको जाइए देखिए और समझिए कि कैसे करते हैं सप्रसंग व्याख्या। और इसके अथवा में जो ये आपका दे रखा है इसका मैं आपको सप्रसंग व्याख्या करके दिखा देता हूं। तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टार्टिंग की कुछ लाइनें ले लीजिएगा, जैसे कि सखी है कि पुछसी, फिर डैश 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 लाखों न मिलल एक, ये हो गया आपका। फिर संदर्भ में आ जाइए, कवि कौन है हमारे यहाँ? विद्यापति जी है। कविता कौन सी है? विद्यापति की पदावली यानी कि पद है। प्रसंग कौन सा है? तो इस पद में नायिका अपने प्रियतम को जन्म से देखते रहकर भी तृप्त न होने की बात अपनी सखी को बताते हुए नायक के प्रति अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है। ठीक है, यानी कि जो नायिका है, एक तरह से जो हीरोइन है, वो अपने हीरो को जन्म से देखते हुए आ रही है, लेकिन फिर भी अभी वो पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुई है। यही बात वो अपने सखी को बताती है और इस प्रकार से वो अपने अनन्य प्रेम को व्यक्त करती है, अपने इतने ज़्यादा प्यार को व्यक्त करती है बच्चों। तो ये आपका प्रसंग हो गया। फिर लास्ट में व्याख्या आप देख सकते हैं, इस तरह से पूरा व्याख्या आपको कर देना है बच्चों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको पूरा का पूरा व्याख्या यहाँ पर कर देना है।
लास्ट में आपका काव्यागत विशेषताएं आ जाएंगी, जिसके अंदर आप लिख देंगे कवि ने प्रेमानुभूति को व्यक्तिगत अनुभव बताया है जो अलौकिक एवं स्वयं अनुभव करने योग्य है। श्रृंगार रस का वर्णन मिलेगा यहाँ पर आपको। मैथिली भाषा का प्रयोग किया गया है। माधुर्य गुण विद्यमान है इसके अंदर। अनुप्रास, पुनरुक्ति, प्रकाश, यमक, विरोधाभासी, अतिशयोक्ति अलंकारों का प्रयोग हुआ है। देखिए कितने सारे अलंकारों का प्रयोग हुआ है आपका यहाँ पर जो सो कि छंद पद है। ठीक है, तो अब हम लोग आ गए हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है हमें कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन तीनों में से किसी 2 क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है कि दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की सार्थकता को सिद्ध कीजिए। ये जो दूसरा देवदास कहानी है बच्चों, इसका जो शीर्षक है, टाइटल क्या है, दूसरा देवदास, जाहिर सी बात है, तो इसकी सार्थकता को सिद्ध करना है। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार से आप लिखेंगे कि बंगाली साहित्य के जाने माने लेखक शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास देवदास की तर्ज पर ही इस कहानी का जो शीर्षक है वो दूसरा देवदास यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, यहाँ पर शरत चंद्र जी जो है उनका एक उपन्यास है देवदास, जिसके अंदर इसी तरह के प्रेम भाव का वर्णन है। जैसे दूसरा देवदास में कैसे आपका जो है सो कि पारो और संभव के प्रेम के बारे में बता रखा है कि कैसे वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए थे। ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट जिसको आप कहते हैं, उस तरह का देखने को मिला था। तो उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा पूरा वर्णन देखने को मिलता है, इसीलिए इसका नाम दूसरा देवदास रख दिया। ठीक है, देवदास में भी प्यार का ही वर्णन है और दूसरा देवदास में भी प्यार का ही वर्णन है। ठीक है, तो इसलिए इसका शीर्षक ये रख दिया गया है। यहाँ देवदास जो है शब्द जो है प्रतीकात्मक है। जिस प्रकार देवदास उपन्यास का नायक देवदास पारो को पाने के लिए पागलपन की हद तक गुजर जाता है। ठीक है, जो देवदास है वो पारो को पाने के लिए कैसे गुजर जाता है, पूरा हद पार कर देता है। ठीक वैसे ही संभव भी पारो को एक झलक पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। लेखक द्वारा उसे कहानी के शीर्षक के माध्यम से दूसरा देवदास कहना बिल्कुल उचित है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर संभव जो था ना वो भी मन ही मन एक झलक पाना चाहता था पारो की। सोचता था कि काश एक बार फिर से मैं देख लूँ, और मनोकामना की गांठ बांध रखी थी उसने, और हो गया भैया, उसने देख लिया फिर से यहाँ पर पारो को। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप लिख सकते हैं बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है कि जो आपका लघु कथा शेर है, इसके अनुसार जंगल में लेखक को आशा के विपरीत कौन सा दृश्य नजर आया, वर्णन कीजिए। तो आशा के विपरीत जो है बरगद के पेड़ के नीचे एक शेर बैठा हुआ था, मुंह उसका खुला हुआ था, मुंह में जंगल के छोटे मोटे जानवर एक पंक्ति में एक लाइन में उसके अंदर जा रहे थे। किसके मुंह में? शेर के मुंह में। शेर उन्हें बिना हिले डुले तथा बिना जो है चबाए गटकता जा रहा था। बिना हिले डुले शेर भैया तो मस्त उसको गटकता जा रहा था। दृश्य देखकर लेखक बेहोश होते होते बचा। ये जो दृश्य था इसको देखकर लेखक क्या था? बेहोश होते होते बचा। उसने ऐसा दृश्य की कल्पना भी नहीं की थी। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आपको लिखना है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम लोग आ गए तीसरे क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है कि प्रमाण से अधिक महत्वपूर्ण है विश्वास। कहानी के आधार पर टिप्पणी करो। जो प्रमाण होता है बच्चों उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है विश्वास करना, कहानी के आधार पर बताना है। तो लघु कथा शेर से ली गई इन पंक्तियों में लेखक ने भोली भाली जनता और धूर्त सत्ता के बारे में बताया। किस प्रकार से जो जनता होती है वो बहुत ज़्यादा भोली भाली होती है, और सत्ता जो होता है किस प्रकार से धूर्त होता है, एकदम कह लीजिए पापी होता है, अन्याय करने वाला सत्ता होता है। ठीक है, लेखक यह मानने को तैयार नहीं है कि शेर के मुंह में रोजगार का दफ्तर है, किंतु उसे बार बार यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता है कि शेर के मुंह में क्या है? सब दुखों का अंत है। शेर का मुंह हिंसा का प्रतीक है, यह सभी जानवर जानते हैं, किंतु केवल विश्वास दिलाने पर वे स्वेच्छा से उसके मुंह के अंदर जा रहे हैं। आज का सत्ताधारी एवं राजनीतिक वर्ग भी सर्वप्रथम लोगों का विश्वास हासिल करता है, उसके पश्चात उनका क्या करता है? शोषण करता है। जिसका पता जनता को नहीं चलता, वह अंत तक यही सोचते हैं कि सत्ता पक्ष उसके हित के लिए काम करती है। जो नेता उता सब होते हैं वो क्या करते हैं? आते हैं और इलेक्शन के टाइम पे, अभी जैसे इलेक्शन आने वाला है ना, नेता उता सब आएंगे, बोलेंगे अरे भैया हमको वोट दे दीजिएगा, भैया आप ही के तो काम कर, देखिए आपका जाति का है ये, देखिए ना आपका यहाँ एरिया में बहुत ज़्यादा हम काम करेंगे, भैया हमको वोट दे दीजिएगा, हे माता जी हमको वोट दे दीजिए, हे पिताजी हमको वोट दे दीजिएगा। और जब उनको वोटवा दे दीजिएगा तो वोटवा लेने के बाद जब वो जीत जाएंगे ना, तो उसके बाद पूरा 4-5 साल तो शक्लें नहीं दिखाते हैं कि भैया हमारे एरिया में कोई ऐसा नेता भी है, क्योंकि उनको वोट मिल गया, वो जीत गए।
ठीक है। और पूरे टाइम जनता यही सोचती रहती है कि हाँ काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। अरे भैया काम नहीं कर रहा है तुम्हारे लिए वो, ठीक है। वो क्या कर रहा है, वो पैसा कमा रहा है, आपके दिए गए पैसों जो टैक्स के रूप में आप दे रहे हैं ना, और उनको फंड मिल रहा है कि रोड बना दीजिए, नाली बनवा दीजिए, वो सारा पैसा वो कहाँ जा रहा है, उनका जेबिया में जा रहा है भैया, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए हैं 13वें क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर देखिए क्या है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दो गद्यांश यहाँ पर आपको दे दिया है, दोनों में से किसी एक की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो पहला वाला जो गद्यांश है वो कुछ इस तरह से, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अथवा में आपको ये गद्यांश दे दिया है जिसका मैंने सप्रसंग व्याख्या करके आपको दिखा रखा है। ये धर्म के रहस्य को लेकर के है बच्चों, ठीक है। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए स्टार्टिंग की लाइन आपको ले लेनी है, जैसे कि धर्म का रहस्य जानने डैश 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 कई बातें निकल आए, ठीक है। फिर संदर्भ में आ जाइए। पाठ कौन सा है हमारा, घड़ी के पुर्जे। लेखक कौन है, पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रसंग में आ जाइए भैया। लेखक का मत है कि धर्म मुट्ठी भर धर्माचार्यों तक ही सीमित न रहे, अपितु आम लोग भी उसका रहस्य समझ सके, जिससे समाज का समग्र विकास हो सके, ठीक है बच्चों। यानी लेखक का ये मत है, ये मानना है कि ये जो धर्म है हमारा, ये कुछ लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका रहस्य जो है, इसके अंदर की चीज़ें सभी को समझ में आनी चाहिए, जिससे कि ओवरऑल पूरे समाज का विकास हो सके। ओके, उसके बाद आपको पूरा पूरा यहाँ व्याख्या कर देना है। वीडियो पॉज करके आप रीड कर सकते हैं व्याख्या को, ठीक है। और लास्ट में आपका विशेष आ जाएगा, जिसके अंदर आप भाषा के बारे में बता दीजिएगा। तो कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली और विषयानुकूल। शब्द भंडार के बारे में बता दीजिएगा। तत्सम तद्भव उर्दू शब्दों का प्रयोग हुआ है। शब्द शक्ति की बात करें तो लक्षणा व्यंजना शब्द शक्ति हुआ है, यहाँ पर प्रयोग में आया हुआ है, ठीक है। शैली की बात करें तो विचारात्मक शैली है हमारी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग आ गए भैया 14वें क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 60 शब्दों में लिखिए, ठीक है। दो क्वेश्चन आपको दे दिया है, दो में से कोई एक क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है 60 शब्दों के अंदर। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि विश्वनाथ पर क्या अत्याचार हो गया। तो देखिए विश्वनाथ अभी माँ का दूध पीता ही था कि उसके छोटे भाई का जन्म हो गया। अभी तो मम्मी का दूध पी ही रहा था कि छोटे भाई का जन्म हो गया। अब जब छोटे भाई का जन्म हो गया तो यहाँ पर माँ के दूध पर अधिकार किसका हो गया, छोटे भाई का, और विश्वनाथ का दूध छूट गया। यहाँ पर विश्वनाथ को उसके 3 साल तक के होने तक पड़ोस की कसेरिन दाई ने पाला। माँ का स्थान जो है दाई ने ले लिया। यही कहा जाता है कि विश्वनाथ पर क्या हो गया, अत्याचार हो गया। अब जाहिर सी बात है भैया, अब वो बड़ा हो गया, क्योंकि छोटा भाई जन्म ले लिया तो वो तो एक तरह से बड़ा ही हो गया, ठीक है। बेशक वो बच्चा रहे, अब वो छोटे भाई को दूध पिलाया जाएगा और उसको जो है पालन पोषण विश्वनाथ का यहाँ पर कसेरिन दाई करती है। तो इसीलिए माँ का स्थान दाई ले लेती है, इसीलिए विश्वनाथ पर अत्याचार हो गया। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार आ चुका है। इसी के अथवा में एक क्वेश्चन और दे दिया है आपको, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह फूस की राख न थी, उसकी अभिलाषाओं की राख थी। इस संदर्भ में आपको विवेचना करनी है। तो आंसर इस प्रकार से लिखेंगे, सूरदास के साथ सूरदास की अभिलाषाओं का भी जल जाना, ठीक है। वो जो आग लगी थी ना सूरदास की झोपड़ी में, उसके अंदर न केवल सूरदास की झोपड़ी जली, उसकी अभिलाषाएं भी जल गई, ठीक है। जमा धन जल गया और साथ ही साथ बहुत सारे काम वो उस पैसों से करना चाहता था जो अब वो नहीं कर सकता, जैसे मिठुआ की शादी, पितरों का पिंडदान आदि, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है यह फूस की राख नहीं है, बल्कि उसकी अभिलाषाओं की राख है। जो वो करना चाहता था उसकी ये राख है बच्चों। तो इस तरह से हमारा 13वां सैंपल पेपर भी यहाँ पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ कि ये सारा सैंपल पेपर आपको समझ में आया होगा। जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए आपको पूरा पूरा समझ में आ गया होगा। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही बच्चों। बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए। जितना ज़्यादा वीडियो को आप लाइक करेंगे उतना ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोज़ को बनाने के लिए। चैनल पर अगर आप नए आ गए हैं, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बगल में आपको बेल का घंटा कुछ भी सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो लेकर के आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाया करे और आपकी जो तैयारी एग्जाम्स के लिए वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। और अपने हिंदी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आप बाय कर सकते हैं हिंदी के 20 सैंपल पेपर। जी हाँ बच्चों, हमने हिंदी के 20 सैंपल पेपर बनाए हैं, जिसके अंदर आज तक का हमारा सारा एक्सपीरियंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चन, सारा चीज आपको इन्हीं सैंपल पेपर्स के अंदर देखने को
मिल जाएगा बच्चों। अगर आप ये सैम्पल पेपर लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वैसे तो सैम्पल पेपर का जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है, लेकिन अभी अगर आप लेते हैं तो केवल आपको 99 रुपये में 20 सैम्पल पेपर देखने को मिल जाएगा। इस हिसाब से एक जो सैम्पल पेपर पड़ा आपका वो केवल 5 रुपये का पड़ा, ठीक है। उनको कूपन कोड बता दीजिएगा VSP07 करके, ठीक है। उसके बाद ही आपको 50% का भारी छूट देखने को मिलेगा। तो आज ही सैंपल पेपर्स को लीजिए और अपनी परीक्षाओं की जो तैयारी है उसको और बेहतर बनाइए, ठीक है। मिलता हूं आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।